नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 8 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन होता है, लेकिन इसमें न्यूज़ से रिलेटेड जीएस टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो साल भर से कम फॉलो कर रहे होंगे उनको पता चला होगा कि कितना बड़ा अंतर आता है जब आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। तो क्या क्या आज हम लोग देखेंगे। आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि तमिलनाडु में किस प्रकार से पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया है। वेस्ट बंगाल में भी था, लेकिन वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने वहाँ के विधानसभा को भंग कर दिया, जिसके पश्चात से अब वहाँ पर शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। तमिलनाडु में हुआ क्या, टीवी के जो थालापति विजय हैं, जिनकी मूवीज़ आपने देखी होंगी, मैंने भी देखी, अच्छी मूवीज़ होती है। साउथ इंडियन मूवी वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब पैर पटकते हैं सारे हवा में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो इस विजय की जो टीवी के पार्टी इनको बहुमत नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी पार्टी तो यह बन गई, लेकिन किसी भी पार्टी को वहाँ पर बहुमत नहीं मिल पाया, 118 सीटें नहीं मिल पाई, जिसके कारण से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का AIADMK के साथ में गठबंधन है, कांग्रेस का DMK के साथ में गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो गठबंधन करने को तैयार नहीं है। ना तो DMK तैयार है, कांग्रेस तैयार भी है तो DMK तैयार नहीं है, बीजेपी तैयार है लेकिन AIADMK तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ गया है, जिसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। कल बिहार में भी कैबिनेट का विस्तार किया गया है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, निशांत नाम है उनका, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया है। कुछ समय पहले उनके हेल्थ कंसर्न को लेकर न्यूज़ चर्चा में था और उनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री आया है। राजा का बेटा ही राजा बनता है, इस चीज़ को जितनी जल्दी जितने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, एटलीस्ट राजनीति में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक बिहार कैबिनेट वाला, इसमें कुछ भी पढ़ें ना पढ़ें आप, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर ही पढ़ लें, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। क्या पता पूछ दे आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका खुद से अध्ययन करेंगे, मैं भी आपको भेज दूंगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही है कि विजय गोज बैक टू राजभवन, टोल्ड टू शो मेजॉरिटी फर्स्ट। राजभवन ने उनको आदेश दिया है। वहाँ के राज्यपाल हैं आर्लेकर साहब, जो पहले आपने सुना होगा बिहार के हुआ करते थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हो गई है। अभिनेता राजनेता पार्टी का क्या नाम है, तमिझगा वेत्री कजगम, TVK, याद रखिएगा फुल फॉर्म, तमिझगा वेत्री कड़गम इसका नाम है। जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है DMK का है, इसी प्रकार से इसका भी है, इसको याद रखें। आप मुझे एक फैक्ट और बताएंगे, जो UDF ये कांग्रेस का गठबंधन है केरल में, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है। एक बार मुझे ज़रूर ही बताइएगा कि UDF में कौन कौन सी पार्टी शामिल है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ख़त्म हो चुकी है केरल में। देश में अब कहीं भी कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, और वहाँ पर UDF कांग्रेस गठबंधन जो है वो सरकार बना रही है। तो इसके बारे में मुझे ज़रूर ही बताएं। 234 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 118 होता है, 117 + 1, 234 विधानसभा का आकार है वहाँ का तमिलनाडु का, और एक उसमें जोड़ देंगे हाफ में तो बहुमत हो जाता है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण के बाद फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने की बात कही थी, लेकिन राज्यपाल ने शपथ दिलाने से पहले कम से कम 118 विधायकों के समर्थन का दस्तावेजी प्रमाण उन्हें सौंपने को कहा है, कि कम से कम मुझे एक पेज पर 118 विधायकों का आपके पास में समर्थन है, इसका कम से कम प्रमाण तो दिखाइए, तब तो मैं फ्लोर टेस्ट की अनुमति दूं। ये राज्यपाल का अपना विवेकाधीन शक्ति होता है। विवेकाधीन शक्ति के तहत राज्यपाल महोदय चाहते तो बिना इसके भी कह सकते थे कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, उसमें देखेंगे बहुमत है कि नहीं है आपके पास में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि 118 विधायकों के हमें प्रमाण तो कम से कम दिखा दीजिए कि हाँ हमारे पास में है, उसके बाद हम आपको फ्लोर टेस्ट की अनुमति देंगे।
राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए किस पार्टी को बुलाते हैं ये भी उनके विवेक पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर ही ये चीज़ भी निर्भर करता है, इसका भी याद रखें। इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति की विवेकाधीन, राज्यपाल की विवेकाधीन की शक्तियाँ, जो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) इस बार सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। बंगाल में भी एंड तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आमतौर पर राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करता है। आम तौर पर लिखा हुआ यहाँ पर आम तौर पर, यानी कि जनरली ऐसा होता है, कोई स्पेसिफिक अनिवार्य नहीं है, राज्यपाल के अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल विवेकाधीन पावर का उपयोग करते हुए किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन जनरली जो सबसे बड़ी पार्टी होती, जिसको सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, उन्हें आमंत्रण दिया जाता है कि आप आकर के सरकार यहाँ पर बनाइए। सरकारी आयोग का आपने नाम सुना होगा, 83 में इसका गठन हुआ था। स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल को किस क्रम में पार्टियों को बुलाना चाहिए, किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए राज्यपाल को। केंद्र राज्य विवाद से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र का एजेंट माना जाता है आमतौर पर। तो केंद्र के एजेंट के तौर पर वो किसे बुलाते किसे नहीं, इसको लेकर के बहुत विवाद होता था पहले। तो सरकारी आयोग ने एक सीक्वेंस तय करके दिए, प्रायोरिटी लिस्ट दी है कि किसको आप कैसे बुलाएंगे। प्री पोल अलायंस है कोई, तो सबसे पहले उसको इनवाइट किया जाएगा, अगर उसके पास में सीटें अधिक हैं तो। सबसे बड़ी एकल पार्टी है जो दूसरों को समर्थन का दावा करे, इस मामले में जैसे टीवीके है। चुनाव के बाद अगर कोई गठबंधन बन गया, जैसे मान लीजिए टीवीके को छोड़ करके डीएमके, एआईएडीएमके प्लस वहाँ के सीपीआई जो है, ये तीनों मिलकर के अगर सरकार बनाएं तो इनको दिया जाएगा अनुमति कि भाई आप आकर के बनाइए। तो इस प्रकार से सीक्वेंस तय किया गया है सरकारी आयोग के सिफारिशों के फलस्वरूप। राज्यपाल का रुख क्या है? राज्यपाल आर्लेकर का तर्क है कि वे तब तक किसी को शपथ नहीं दिला सकते जब तक कि उनके पास ये साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो कि दावेदार के पास 118 विधायक हैं। और अगर इस प्रकार के दस्तावेज नहीं होता है तो राज्य बिना शासन के अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, किसके द्वारा? तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जा सकती है, और उसके बाद से फिर से चुनाव हो सकता है, या तो कोई गठबंधन बन जाए तो होगा। लेकिन डीएमके ने पहले ही कह दिया है कि जनता ने हमें कहा है सत्ता से दूर रहो, इसलिए हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। वहीं पर एआईएडीएमके जो हैं, अपने जितने इनके विधायक हैं सबको लेकर के पुडुचेरी में एक रिसोर्ट में बैठे हुए हैं, घेर करके बंद करके कि यहीं पर रहो, खाओ पियो, बस बाहर मत जाओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फ्लोर टेस्ट, यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के स्थापित संवैधानिक निर्णय के सामने एक सवाल खड़ा करती है। एसआर बोमई मामला 1994, एसआर बोमई मामला 1994, ये भाई साहब कर्नाटक के सीएम हुआ करते थे। अन्य कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर हमेशा होना चाहिए। इसलिए इस टेस्ट में जिन्होंने अभी आर्लेकर महोदय ने जो कहा है और उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, जो सरकारी आयोग का भी है, और उसको बोलिए कि फ्लोर टेस्ट करे सदन में, न कि राजभवन में फ्लोर टेस्ट हो। 118 विधायकों के प्रमाण आपको राजभवन में नहीं चाहिए बल्कि सदन में चाहिए। तो ऐसी पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर बन गई है। वामपंथी दल सीपीआई और सीपीएम का भी यही तर्क है कि संवैधानिक परंपराओं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार टीवीके को सरकार बनाने का पहला मौका दिया जाना चाहिए। उसे विधानसभा में बहुमत साबित करने की एटलीस्ट अनुमति तो देनी ही चाहिए, अनुमति तो देनी ही चाहिए, अनुमति तो देनी ही चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। हम क्या पढ़ेंगे? बस एक इच्छा हुई कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। तमिलनाडु में तमिलनाडु में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उसके बारे में जो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऊपर से, क्योंकि क्या पता इलेक्शन वाला राज्य है तो पूछ ले, है ना। तमिलनाडु में बहुत सारे यूनेस्को हेरिटेज हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख में से एक है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम ये भारत में, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण के प्रथम प्रयासों में से एक है। क्या बोला मैंने? दक्षिण भारत में
मंदिर निर्माण के प्रथम प्रयासों में से एक है। मंदिर निर्माण मैंने बोला है, मंदिर निर्माण मैंने बोला है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का पहला प्रमाण जो है वो कब मिलता है? कब मिलता है? गुप्तों के पीरियड में। जो ललितगढ़ और देवगढ़ के आप मंदिर देखते हैं, प्रथम चरण के मंदिर, जो छोटे से मंदिर होते हैं, इस प्रकार के छोटे से मंदिर होते हैं, वो क्या है? प्रथम चरण के मंदिर हैं। भारत में, पूरे भारत में प्रथम चरण के मंदिर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो हमें गुप्तों के पीरियड में दिखते हैं। हड़प्पा के कितने 100 वर्षों बाद? तो 4000 वर्षों के बाद हमें देखने को मिलता है क्या? 3500 वर्षों के बाद हमें देखने को मिलता है मंदिर पहला प्रमाण। यानी कि मंदिरों का इतिहास कोई भारत में ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये पल्लवों का मंदिर है। पल्लव कहाँ पर शासन करते थे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी समय मिला तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। ये तमिलनाडु हो गया बंधुओं, यहाँ पर पल्लव हैं, ठीक है। सौदर्न, बिल्कुल डीप सौदर्न, तो नीचे चले जाइए, यहाँ पर पल्लव शासक हैं। कौन है? तो यहाँ पर पल्लव शासक हैं। पल्लव चोलों के समाधि स्थल पर इनका निर्माण हुआ और इनकी जगह फिर चोलों ने ही लिया। चोल आपको अशोक के समय से लेकर के 1100 ईस्वी तक चोल आपको दिखते हैं। चोल पहले पुराने चोल हैं, फिर नए चोल आते हैं। पल्लवों का यह समूह है। यहाँ पर कई सारे महान शासक हुए हैं, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन इत्यादि कई सारे शासक हुए हैं। इन स्मारकों के इतिहास 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के राजाओं, मुख्यतः नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको मामल्ला भी कहा जाता है, मामल्लपुरम इन्हीं के नाम पर है, मामल्ला, बहुत महान शासक हुए हैं, द्वारा कोरोमंडल तट पर करवाया गया था। इसे 1984 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। 1984 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। यह स्थान अपने अखंड मोनोएथलिक रथ मंदिर, एक ही पत्थर से बना हुआ गुफा मंदिर, समुद्र के किनारे बने तटीय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की अर्जुन की तपस्या दुनिया के सबसे बड़ी खुली चट्टान पर की गई नक्काशी में से एक है। तपस्या, अर्जुन की तपस्या जो है वो एक चट्टान पर दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशी में से एक है। यहाँ पर कई सारे आपको मंदिर दिख जाएंगे, अलग अलग रथ दिख जाएंगे, युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, इसी प्रकार से बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है महान जीवित चोल मंदिर। चोल मंदिर जिसको कहा जाता है, देखिए दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा पल्लवों से शुरू होती है, लेकिन द्रविड़ शैली, जो आप ये शैली देख रहे हैं, द्रविड़ शैली, ये अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता है और सबसे शानदार कंप्लीट स्वरूप में जो आपको द्रविड़ शैली दिखती है वो चोलों के द्वारा बनाया जाता है। राजराज प्रथम का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद से राजेंद्र प्रथम का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के शासकों के द्वारा बनाया जाता है। ये मंदिर देखिए, इसको बनाने में किसी भी सीमेंट या किसी प्रकार के किसी जोड़ने वाले एलिमेंट्स का उपयोग नहीं किया गया है। यह पत्थर रख करके इस प्रकार से बनाया गया है। ये मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। ये द्रविड़ वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। शामिल मंदिर कौन से हैं? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर शामिल है, भगवान शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर शामिल है। गंगईकोंड, गंगा क्या नाम है भाई? तो राजेंद्र प्रथम ने पाल शासकों से गंगा जल का पानी मांगा कि हमें गंगा जल का पानी दे दो, हमारे अपने यहाँ उपयोग करना है हमें, लेकिन पाल शासकों ने मना कर दिया। तो राजेंद्र प्रथम 100 सेना आया, पालों को हराया और गंगा जी से पानी ले जाकर के गंगईकोंड चोलपुरम एक जगह उसने निर्माण किया। वहाँ पर एक तालाब भी है, उस तालाब का भी निर्माण किया और वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया। यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर है, राजराज चोल द्वारा निर्मित है। यह मंदिर अपनी जटिल पत्थर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो तमिलनाडु के यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है वो है यह ऊटी की रेलवे, उड़न मंगलम जिसको कहा जाता है, उड़न गोलम भी कहते हैं, उड़न मंगलम भी कहते हैं। तो 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसको शुरू किया गया। ऐतिहासिक मीटर गेज छोटे लाइन, बहुत छोटी पतली सी लाइन पर चलने वाली यह रेल है।
यह तमिलनाडु के मेट्टुपालयम को हिल स्टेशन ऊटी से जोड़ती है। 2005 में इसको दार्जिलिंग और कालका शिमला रेलवे के विस्तार के रूप में यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा मिला। दार्जिलिंग में इस प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, कालका शिमला है, ज़रूर ही जाएं कभी भी मौका मिले तो। और उसके साथ में यह जो है आपको ऊटी में भी देखने को मिलता है। ऊटी में काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा कड़ाके की, यहाँ पर ठंड के महीनों में बर्फ़ जम जाती कई बार। तो यह भारत की एकमात्र रैक रेलवे है जो खड़ी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए पटरियों के बीच दंतेदार पहियों का उपयोग करती है। आज भी अपनी यात्रा कुछ हिस्सों में पुराने भाप इंजन का उपयोग करती है, जो बहुत ही अद्भुत सा दिखता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नीलगिरी और अगस्त्यमालाई जैसे हिस्सों को शामिल किया गया है। यह प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल हैं, तो इसको जरूर ही याद रखिएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, जिस पर कुछ टिप्पणी हुई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2023 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उस फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया। अब केंद्र सरकार के पलटने वाला जो एक्ट आया था, उसी एक्ट का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। घूम रहा है पहिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, केंद्र सरकार ने कानून कुछ और ही बना दिया। केंद्र सरकार के कानून का फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, यानी कि समय का पहिया घूम रहा है, देखते हैं कहाँ पर जा कर के रुकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ जस्टिस दीपांकर महोदय, जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की अधिनियम 2023 नियुक्ति, सेवा की शर्तें, अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के रिव्यू किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी आदेश, संशोधन या किसी भी एक्ट का रिव्यू कर सकती है, उसको यह शक्ति मिला हुआ है। केशवानंद भारती और उसके साथ में आर्टिकल 32 और भी कई सारे आर्टिकल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह रिव्यू की शक्ति मिली हुई है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अमेरिका में इसको लाया गया था और वहाँ से कॉन्सेप्ट उभरा कि अगर संविधान में कोई आर्टिकल नहीं भी लिखा हुआ है तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संविधान में कोई भी आर्टिकल, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 32 नहीं होता, क्या तब सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार मिलेगा? हाँ। क्या है वो फैसला? बहुत ही प्रसिद्ध फैसला है कि अगर दुनिया का कोई भी संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान लिखित है क्या? नहीं, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। भारत, अमेरिका, ऐसे दुनिया के संविधान जो लिखित संविधान हैं, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार अपने आप ही वहाँ के हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने आप ही मिल जाएगा। कोई उसके लिए आर्टिकल लिखा हो या नहीं लिखा हो, यह मायने नहीं रखता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर लिखित संविधान है तो जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा, वहाँ पर अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 324(2) में संसद को चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। दशकों तक कानून न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाएगी, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला दिया। क्या है पूरा मामला? संविधान के आर्टिकल 324(2) में लिखा हुआ है कि संसद को चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत गए, कोई भी कानून का निर्माण नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया कि ऐसा करो, एक पैनल हम बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बनाएंगे पैनल, जिसमें पीएम होंगे, एलओपी होंगे, लोकसभा का अपोजिशन के नेता, और सीजेआई होंगे। हम तीनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बोला। ठीक है, तो क्या इससे ज्ञानेश जी आ पाते? मुझे तो नहीं पता। नया सीईसी अधिनियम, अब सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ और, सरकार ने एक एक्ट बनाया। सरकार ने कहा कि न्यायपालिका का काम न्यायपालिका अपना करे, हमारे काम में हस्तक्षेप न करे।
केंद्र सरकार ने क्या किया, चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके कहा कि कैबिनेट का कोई एक मंत्री होगा, यानी कि पीएम होंगे, एलओपी होंगे और कैबिनेट का कोई एक मिनिस्टर होगा। ये 3 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। एलओपी होंगे तो इसमें किसकी बहुमत हो गई, जिसका सरकार वो चाहे तो किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। तो अभी नियुक्ति इसी के जरिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी क्या है, चुने हुए लोगों की तानाशाही। जस्टिस दत्ता ने 2023 के एक कानून बनाने में संसद की दशकों लंबी विफलता को चुने हुए लोगों का तानाशाही करार दिया। कहा कि हमें शामिल नहीं किया है आपने, ये गलत किया है आपने। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा बहुमत की तानाशाही है यह, और हाल के दिनों में चुनाव आयोग पर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उस प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि ये आरोप इसी कारण से लग रहे हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई सही प्रक्रिया नहीं है। हाल ही में 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर सिंह संधू की बहुत तेज़ नियुक्ति हुई है। मतलब इतनी तेज़ी कि आज उन्होंने पंजाब के अपने पोस्ट से रिजाइन किया है, अगले दिन उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो इसको ज़रूर याद रखें। इमोशनल हो गए थोड़े से जज साहब, उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी कोट किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने डॉक्टर अम्बेडकर के 1953 के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने हताश होकर के कहा था कि संविधान लागू होने के 3 साल के भीतर ही उन्हें लगने लग गया था कि इस देश में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है और लोकतंत्र सफलतापूर्वक 75 वर्षों से अधिक से चला आ रहा है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर भी कुछ कह रहे हैं तो वो 100% सही ही होगा, गांधी जी कुछ कह रहे हैं तो 100% सही ही होगा। समय और तर्कों का आधार पर उसका बाद में परीक्षण किया जाएगा। हो सकता है उस समय के हिसाब से वो रेलेवेंस हो उसका, आज के समय में वो रेलेवेंस है ये तो नहीं कहा जा सकता है। देश की आज़ादी के बाद से अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा होता तो क्या लोकतंत्र आज जीवित होता भारत में? ऐसा नहीं है। जो भी है मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपको क्या याद रखना है, आपको जुडिशियल रिव्यू को याद रखना है, 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद रखना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का जो अधिकार सदन को मिला हुआ है उसे आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से एक्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग थलग कर दिया गया। इसको ज़रूर ही याद रखें, एग्जाम्पल के तौर पर उसका उपयोग करें। डॉक्टर अम्बेडकर जी के कोट भी याद रखें, कहीं पर ज़रूरत हो तो उस कोट का उपयोग करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोट रेलेवेंट ही हो हर जगह। AMOC का संभावित पतन, भारत और विश्व पर इसका प्रभाव। अब ये क्या आ गया भाई, एकदम से पॉलिटी से ज्योग्राफी पर आ गए हम लोग। अटलांटिक महासागर में जो ओशियन करेंट है ना गुरु, गर्म वाला करेंट, समुद्र में हमेशा करेंट चलते रहते। करेंट का मतलब धाराएं, जल धाराएं चलती रहती अपने आप। उन चलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, पृथ्वी के घूमने से लेकर के जल राशियों के तापमान में भिन्नता, सैलिनिटी अलग अलग, हवाएं, ये सब अनेक कारण हो सकते जिसके कारण से कंटिन्यूअस धाराएं बहती रहती। कुछ धाराओं के विशेष नाम होते हैं। इन धाराओं का दुनिया के ज्योग्राफी पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जैसे सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में, तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर ठंडी जलधारा बह रही है जिसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंडा है जल, तो वाष्पीकरण कैसे हो पाएगा। तो वर्षा कम होती, इसके कारण से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जलधाराएं तय करती हैं कहाँ का ज्योग्राफी क्या होगा। जैसे नॉर्वे जैसे कठिन ठंडे प्रदेश में गर्म जलधाराओं के कारण ही जीवन संभव हो पाता है, वहाँ तक जहाज पहुँच पाते, नहीं तो हमेशा वो जमा हुआ रहता। अब मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावरण के परिवर्तन, तापमानों में परिवर्तन के कारण से इन जलधाराओं के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, या जो प्राकृतिक रूप से जलधारा बनाए गए थे, कुछ ठंडी जलधारा कुछ गर्म जलधारा, तो अगर ठंडी जलधाराएं बढ़ जाएंगी या गर्म जलधाराएं कम हो जाएंगी तो उसका समग्र रूप से प्रभाव पूरे विश्व के ज्योग्राफी पर, मौसम पर, मानसून पर, सभी जगहों पर पड़ेगा। आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्पष्ट हो गया होगा कोई क्या पढ़ने वाले हम लोग। एक नए रिसर्च से पता चला कि अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है, अंध महासागर भी इसको कहते हैं हिंदी में समुद्री धाराओं की एक विशाल प्रणाली है जिसे AMOC अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या कहा जाता है, अटलांटिक मेरीडियनल
ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC पूछ सकता है ये प्रीलिम एग्जाम में। फिर बोलेंगे कि ज्योग्राफी में तो बहुत कठिन सवाल आ गया था, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए इसको याद रखना होता है। वैज्ञानिकों अनुमान से कहीं अधिक तेजी से कमज़ोर हो रहा है। यह वर्ष 2100 तक अपनी 59% तक धीमी हो सकती है। और अगर ये 59% वाकई धीमी हो गई तो बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेंगे, इतने गंभीर जिसके लिए मानव तैयार भी नहीं है। AMOC क्या है? वैश्विक कन्वेयर बेल्ट कहते हैं इसको, कन्वेयर बेल्ट। पृथ्वी के महासागरों में एक विशाल और दृश्य कन्वेयर बेल्ट होता है। अटलांटिक महासागर में इस प्रणाली को AMOC के रूप में जाना जाता है। AMOC कन्वेयर बेल्ट का मतलब है एक बेल्ट जो हमेशा घूमता रहता है, निरंतर एक लूप में, ठीक है, एक लूप में घूमता रहता है। अगर इस लूप में कोई गड़बड़ी आएगी तो पूरे चेन पर गड़बड़ी आ जाएगी, पूरा चेन जो है वह प्रभावित होगा, इसीलिए इसको कन्वेयर बेल्ट नाम दे रहे हैं हम लोग। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पर। चलिए देखते हैं AMOC किसे कहा जाता है। यही है वो AMOC जो आपको दिख रहा है। इसमें ठंडी जलधाराएं, होता क्या है, ऐसी जलधाराएं जो विषुवत की ओर आती हुई दिख रही हों आपको, जो विषुवत की ओर आती हुई दिख रही हों आपको, वो सब ठंडी होती हैं। विषुवत की ओर जो भी आएंगी वो सब ठंडी जलधाराएं होंगी। विषुवत की ओर जो भी आएंगी वो सब ठंडी जलधाराएं होंगी। और विषुवत से जो पोल की तरफ जा रही हों, किसी भी तरफ ऊपर या नीचे, वो सब गर्म जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। हर महासागर में जलधाराएं हैं, यह प्राकृतिक होती हैं, अनवरत रूप से बहती रहती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म और खारा सतही पानी उत्तर में ग्रीनलैंड की ओर बढ़ता है। देखिए यहाँ पर यह ग्रीनलैंड की ओर जा रहा है, यह ग्रीनलैंड की ओर, यहाँ से ठंडी जलधारा होकर के लौटेगा। जब यह ठंडे आर्कटिक पहुँचते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, सघन भारी हो जाता है, गहरे समुद्र में कई किलोमीटर नीचे यह डूब जाता है। फिर यह ठंडे गहरे पानी की धारा के रूप में वापस दक्षिण की ओर बहता है, अंततः गर्म होने के लिए सतह पर आ जाता है। और यह चक्र लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसी को AMOC कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, या गर्म ठंडा या होता रहता है। ये अगर नहीं चलेगा तो बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घटनाक्रम, ज्योग्राफिकल इवेंट्स, मौसम, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। पानी की 1 घन मीटर, मान लीजिए इतना बड़ा एक क्यूब का आकार का पानी ले लिया, यह यात्रा पूरी करने के लिए 1000 वर्ष लगते हैं। यानी कि एक पूरा कन्वेयर बेल्ट, अगर एक छोटा सा पानी का हिस्सा को अगर हम फॉलो करें तो 1000 वर्ष लगेगा इसको पूरा कन्वेयर बेल्ट को पूरा करने में, साइकिल पूरा करने में। यही कारण है कि यूरोप की जलवायु हल्की और ये अफ्रीका के अमेरिका, एशिया में वर्षा को भारी रूप से प्रभावित करता है। समुद्र का पानी मुख्य रूप से तापमान, लवणता के कारण होने वाले घनत्व के अंतर से चलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जलधाराएं क्यों बहती है। पृथ्वी के घूमना, सैलिनिटी, सघनता अलग अलग हो, डेंसिटी अलग अलग हो, टेम्परेचर अलग अलग हो, इन सभी कारणों से हवाएं, समटाइम हवाएं भी इनको प्रभावित करती हैं। इन सब कारणों से यह निरंतर चलती रहती हैं। अब न्यूज़ क्या है, क्रक्स क्या है इस चीज़ का, क्यों यह चर्चा में है? यह बेल्ट समुद्र के तापमान और नमक के स्तर के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के कारण से आर्कटिक की बर्फ़ खतरनाक स्तर से पिघल रही है। अब जब बर्फ़ पिघलेगा तो ठंडा पानी ज़्यादा आएगा कि गर्म पानी? तो ठंडा पानी आएगा। यानी कि जो चेन बना हुआ था, बैलेंस भी बना हुआ था, उस बैलेंस में ठंडे पानी की अधिक सप्लाई के कारण से वह ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। तो ठंडा होने से क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, मानसून कमज़ोर हो सकता है और दुनिया में तमाम जगहों पर इसका फर्क पड़ सकता है। इससे उत्तरी अटलांटिक में भारी मात्रा मीठा पानी, फ्रेश वाटर आ रहा है। चूँकि मीठा पानी हल्का और कम खारा होता है, इसलिए आसानी से डूबता नहीं। या पूरी AMOC प्रणाली पर ब्रेक की तरह काम करता है। AMOC प्रणाली पर ब्रेक की तरह काम करता है, उसको रोकता है और ठंडे पानी के सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसके कारण से AMOC अपनी पूरी गति के साथ में चल नहीं पाएगा, पूरा चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। पिछले अध्ययन में 50 वर्षों में 15% की मंदी का अनुमान था, लेकिन रियल टाइम डेटा के आधार पर कहा जा रहा है कि 2100 ईस्वी तक
यानी कि अगले 70-72 वर्षों में यह करीब में 59% तक स्लो हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा आपदा हो सकता है मानवों के लिए। अल नीनो और वैश्विक प्रभाव प्यारा AMC एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है। यदि एक सीमा के पार कर जाता है, यह थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, अगर उससे पार हो जाता तो यह अपरिवर्तनीय रूप से ढह जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर हम इसको शुरू नहीं कर पाएंगे। इससे उत्तरी अमेरिका में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ेगा, जिससे वहाँ पर कई सारे शहर इत्यादि भी डूब सकते हैं। भले ही AMOC अटलांटिक में है, लेकिन इसका टूटना प्रशांत महासागर और सभी जगहों पर, हिंद महासागर, सभी जगहों पर यह प्रभाव डालेगा। अल नीनो जैसी घटनाएं बढ़े जाएंगी और इसके साथ साथ समुद्र का जो पूरा साइकिल है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी समुद्री धाराएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो सब पर ही यह प्रभाव पड़ेगा, सब पर यह प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण से पूरे दुनिया के क्लाइमेटोलॉजी पर हमें गहरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर भारत पर हम लोग प्रभाव की बात करें तो मानसून और खाद्य और सुरक्षा पैदा हो सकता है इससे। भारत का जो मानसून है वो थोड़ा सा साउथ खिसक सकता है, दक्षिण की ओर खिसक सकता है, जिसके कारण से भारत में वर्षा की कम प्राप्ति होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इससे अरब सागर से भारत में नमी लाने वाली पवन प्रणाली बुरी तरह से कमज़ोर हो सकते हैं और सूखा का प्रवृत्ति हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की कुछ धाराओं के नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम में करेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम में कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। ये उत्तरी अटलांटिक की है। यह मैक्सिको खाड़ी शुरू होकर अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली दुनिया के सबसे तेज और प्रमुख गर्म जलधाराओं में से एक है। अमेरिका के तट के साथ उत्तर की ओर बहती हैं गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, ये भी याद रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तार है, जो पश्चिमी यूरोप के तटों तक गर्म पानी ले जाता है। यही यूरोप के मौसम को जमने से बचाता है। जब उत्तरी गल्फ स्ट्रीम ही यूरोप के उत्तरी इलाकों में ऐसे जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्वे इत्यादि में यहाँ ठंडा कम पड़ेगा, वहाँ के समुद्र का तापमान यह बना करके रखता है, जिससे वहाँ पर जहाज़ भी पहुँच पाते हैं। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा या भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है, इसका नाम जरूर ध्यान में रखें। ठंडी जलधाराएं हैं, लेब्राडोर की जलधारा है, ये आर्कटिक महासागर से निकल के कनाडा के पूर्वी तट न्यूफाउंडलैंड के पास बहने वाली ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर पानी जिस प्रकार का टेम्परेचर बनता है उसमें मछली उत्पादन खूब होता है। इसलिए कनाडा का पूर्वी तट जो है वहाँ पर, जापान का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर, इन सब इलाकों में मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती, जैव विविधताएँ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ पर ना तो केवल ठंडा पानी है ना तो गर्म पानी है, बल्कि मिक्स है पानी, इसलिए यहाँ पर विविधताएँ बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर से फिश जो है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। जहाँ यह गल्फ स्ट्रीम से मिलती है वहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने का क्षेत्र बनता है और घना कोहरा छाया हुआ रहता है, हमेशा घना कोहरा का यह इलाका होता है। कनारी की जलधारा है, यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। सहारा मरुस्थल के निर्माण में इसी की प्रमुख भूमिका है। ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है तो सहारा मरुस्थल इसी कारण से बना हुआ है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा या आर्कटिक से ग्रीनलैंड के पूर्वी तट की ओर सहारे बहने वाली ठंडी जलधारा है, नाम जरूर याद में रखिएगा, ग्रीनलैंड के कारण से चर्चा में है यह। अब दक्षिणी अटलांटिक के दक्षिणी हिस्से कुल जलधाराओं को हम लोग पढ़ेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। गर्म जलधाराएं सबसे पहली है ब्राज़ील की जलधारा। यह भूमध्य रेखा शुरू होकर ब्राज़ील के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। ब्राज़ील अगर आपको दिखेगा यहाँ पर तो वहाँ से नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर बह रही है, इसको ज़रूर याद में रखें, गर्म जलधारा है ये। अभी मैंने आपको सिखाया था कि विषुवत से जो दूर जाए वो गर्म होगा, जो विषुवत की ओर आए वो ठंडी जलधारा होगी। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा या भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठंडी जलधाराएं, बेंगलुआ की जलधारा आपने सुना होगा, बेंगलुआ की जलधारा जिसको कहा जाता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के सहारे उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है और ये भी मरुस्थल का निर्माण करती है, जिसका क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका इस प्रकार से है तो अफ्रीका में यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल आपको देखने को मिलता है, तो इसी के कारण से बनता है, इसी के कारण से बनता है, जरूर याद में रखिएगा। फॉकलैंड की जलधारा आर्कटिक क्षेत्र से निकलकर अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है ये।
आर्कटिक प्रवाह, ये आर्कटिक के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एक विशाल ठंडी जलधारा है। तो सारी जलधाराओं को हमने देखा, AMOC को समझा हमने, उसमें परिवर्तन आ रहा है उसको समझा हमने, और उसके साथ में आज के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। हम लोग कब मिलेंगे? मंडे को अब हम मिलेंगे। करंट अफेयर का MCQ देखिएगा रेगुलर, जो मैंने कल अपलोड किया था, ध्यानपूर्वक देखा कीजिए उसको। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।